हे जनकी, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं दिमाग के बारे में। इस दिमाग के बारे में नहीं, क्योंकि ये दिमाग इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है, इतना जटिल है कि इसे समझ पाना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन आज हम जिसके दिमाग के बारे में बात करेंगे वो है ये। आज हम इसके दिमाग के बारे में बात करेंगे। तो क्या है इसके दिमाग के अंदर, ये कैसे काम करता है। आपने कई बार यूट्यूबर से सुन रखा होगा कि नया प्रोसेसर आने वाला है जो कि 7 नैनोमीटर पर काम करेगा। उससे पहले वाला 10 नैनोमीटर पर काम करता था। तो ये एक नैनोमीटर क्या है, एक प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मतलब जैसे आप सुनते रहते हो ना कि एक 2.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, एक 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 3.1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। तो ये गीगाहर्ट्ज क्या है और क्या आपको हमेशा ज्यादा गीगाहर्ट्ज वाला प्रोसेसर ही चाहिए। बने रहिए आज की वीडियो में और आज मैं इन सारे सवालों के जवाब आपको बहुत ही आसान शब्दों में देने की कोशिश करूंगा। अब आसान शब्दों से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बता दूं, क्योंकि यार अभी इस वीडियो को बनाने से पहले मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि मैं एक बार देख लूं कि मैं ऐसी कुछ चीज़ें ना बता दूं जो बाकी यूट्यूबर्स ने बता रखी है, वरना लोग नीचे कॉपी चिल्लाना लगते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ देख रहा था वीडियोस, वहाँ पर मुझे एक टेक क्रिएटर की वीडियो देखने को मिली इसी टॉपिक के बारे में। और यार वो वीडियो देख के जो मैं हंसा, मतलब यार इतने बड़ा चैनल होने के बाद भी वो थोड़ा सा रिसर्च कर सकते थे, अच्छे से उस चीज़ों को बता सकते थे। लेकिन क्या बताऊं भाई, दुख होता है ये सब देख के कि यार टेक्निकली नॉलेज नहीं है फिर भी लोग टेक चैनल बना के घूम रहे हैं। अब मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनसे इतना कह रहा हूँ कि आप एक इतने बड़े क्रिएटर हो तो आपको थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी उस टॉपिक को बनाने से पहले। क्योंकि उन्होंने कुछ बातें तो ठीक बताई, लेकिन मोस्ट ऑफ द बातें उन्होंने सही नहीं बताई। और हाँ, मैं टेक्निकल गुरुजी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस मामले में भाई उनसे टक्कर लेना इम्पॉसिबल है। उन्होंने जो पढ़ाई कर रखी है वो इसी फील्ड में कर रखी है, तो उनसे इस फील्ड में टक्कर ले पाना तो भाई माफ कर दो। खैर, उन बातों को पीछे छोड़ते हैं और वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स के पीछे भागते हैं, राइट। जैसे कैमरा का मेगापिक्सल तो उसमें ज्यादा नंबर, हमारे प्रोसेसर में कोर कितने हैं तो उसमें ज्यादा नंबर। तो ये जो सारा नंबर का खेल चल रहा है, इस खेल में हमने देखा कि जो 2010 में जो प्रोसेसर्स आते थे, जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर और ये मोबाइल प्रोसेसर हैं, ये लगभग एक जैसे ही हैं। मतलब इनकी जो गीगाहर्ट्ज वाली चीज़ है ना वो तो सेम ही है। तो मान लेते हैं जैसे 2010 में जो प्रोसेसर आया था पेंटियम वाला इंटेल का, उसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो थी 2.3 गीगाहर्ट्ज। और आज जो इंटेल का 10th जनरेशन का प्रोसेसर आ रहा है उसकी भी फ्रीक्वेंसी है 2.3 गीगाहर्ट्ज या ज़्यादा से ज़्यादा 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो क्या इतने सालों में हमने कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्रोसेसर का गीगाहर्ट्ज है ये उसके परफॉर्म करने का केवल एक छोटा सा पार्ट है। मतलब आप ये समझ लो कि ये उसकी प्रॉपर ताकत है। अब गीगाहर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रही है। और ये जो प्रोसेसर में रिपीटेशन होता है वो होता है उसके गेट्स के खुलने का और बंद होने का। हमारा जो प्रोसेसर है, जितनी भी मशीनें हैं, वो केवल एक तरह की लैंग्वेज सुनती हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है नहीं, 1 का मतलब होता है हाँ। तो ये 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके एक सिग्नल जाता है। तो हमारे प्रोसेसर के अंदर कितनी जल्दी ये 0 1 0 1 0 1 वो कितनी जल्दी खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। आप ये जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये टोटल एक प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसिंग चल रही है। अब एक सिग्नल अंदर गया, मान लो आपने YouTube खोलने का कमांड दिया, अब वो कमांड उस प्रोसेसर के अंदर गया। अब उसे प्रोसेस होने के लिए अलग अलग रास्तों से गुजरना होगा और हर रास्ता केवल एक ही बात समझता है कि उस सिग्नल को आने दिया जाए या रोका जाए, आने दिया जाए या रोका जाए। तो ऐसे ऐसे करके जब वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो एक सिग्नल को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने में कितनी बार इस प्रोसेसर में जो लगे हुए दरवाजे हैं उसको खोलकर बंद कर खोल के बंद करके खोल के बंद करके पार करना है, वो खुलना और बंद होना हमारा कहलाता है गीगाहर्ट्ज। और यही एक प्रोसेसर की सबसे बड़ी ताकत है कि वो कितनी जल्दी एक सेकंड के अंदर कितनी ज्यादा बार अपने गेट्स को खोलता और बंद करता है। तो अब जो ये गीगाहर्ट्ज वाली बात है, तो ये इतने सालों में बढ़ी क्यों नहीं? क्योंकि यार देखो, ये जो खोलना और बंद होना है एक प्रोसेसर का जो काम है, खुलने का बंद होने का, तो ये जो प्रोसेस है इसमें लगती है बहुत सारी एनर्जी। और ये जो बिलियन में जब गीगाहर्ट्ज में बात आ जाती है ना, तो 0.1 0.2 की जो बढ़त होती है उसे बहुत ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि 0.1 की बढ़त में ही हमें बहुत ज़्यादा पावर भी देनी पड़ेगी उसे। यहाँ पर 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है कि प्रोसेसर के अंदर जितने भी गेट्स हैं वो 1 बिलियन बार खुलेंगे और बंद होंगे एक सेकंड के अंदर।
तो सोचो ये जो छोटे छोटे पॉइंट 1 पॉइंट 2 जो बढ़त होगी वो कितनी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो 2010 में प्रोसेसर थे वो भी इतनी ही ताकत रखते थे जितनी कि आज के प्रोसेसर ताकत रखते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं कि वो सारी प्रोसेसिंग काम कैसे कर रही है। तो देखो जितनी भी ये प्रोसेसर बनाने वाली कंपनीज हैं ये सबसे पहले लेती हैं एक स्क्वायर शेप जो कि सिलिकॉन का होता है, और ये सिलिकॉन भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। इसीलिए जो फ्लैगशिप में प्रोसेसर्स लगते हैं जैसे स्नैपड्रैगन 865 ये एक फ्लैगशिप फ़ोन में लगा है, और स्नैपड्रैगन 865 एक बहुत ही मिड रेंज वाले फ़ोन में भी लगा है। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा? इन दोनों में अंतर होगा सिलिकॉन की क्वालिटी का। जितना अच्छा सिलिकॉन होगा वो उतनी ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा और वो इतना ज़्यादा टाइम तक भी परफॉर्म करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जैसे आप अभी ले लेते हो, जैसे हाल ही में मेरे दोस्त ने एक फ़ोन लिया था, नाम नहीं बताऊँगा मैं भाई। तो उसने जो फ़ोन लिया था उसने उसमें पबजी चलाया, काफ़ी अच्छा चला, 1 महीने 2 महीने मस्त एंजॉय करा उसने। लेकिन सेम फ़ोन कोई अपडेट नहीं आया, कोई लैग का इशू नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं कि पबजी वालों की तरफ से कोई गलती हुई ना, अपने आप ही उसका फ़ोन जो है किसी भी जैसे वो लड़ाई वड़ाई करने जाता है, जैसे ही सामने बंदे आ जाते हैं बस उसका लैग होना शुरू हो जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये डिपेंड करता है सिलिकॉन पर कि प्रोसेसर बनाने में किस टाइप का सिलिकॉन यूज़ करा गया है। अब आपके पास सिलिकॉन आ गया, अब हमारा काम है उसमें कोर्स बनाने का, उसमें अलग अलग डिजाइनिंग करने का। मतलब कि एक सिग्नल कम से कम बार, मतलब कम से कम दरवाजों से होता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाए। इसीलिए स्नैपड्रैगन जो है वो जाता है आर्म के पास। आर्म एक कंपनी है जिसका नाम है एडवांस रिस्क मशीन। तो ये कंपनी क्या काम करती है? ये काम करती है आर्किटेक्चर डिजाइन करने का। मतलब वो जो सिलिकॉन बेस आपने लिया है उसके ऊपर हम कैसे एक रास्ता बनाए, कैसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग रास्ते बनाए कि वो कम से कम गेट से होकर गुजरे, ताकि उसको कम से कम बार खुलना और बंद होना पड़े और वो कम एनर्जी ले और वो प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाए। तो इससे दोनों काम होंगे, एक तो हमारा काम जल्दी होगा और दूसरा कम पावर के यूज में होगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक सिग्नल ज़्यादा टाइम तक ट्रेवल करेगा तो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा दरवाजों से होकर गुजरेगा तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसीलिए जो आर्म कंपनी है वो आर्किटेक्चर बनाने में सबसे बेस्ट है। तो भैया क्वालकॉम क्या करता है, वो आर्म के पास जाता है और बोलता है कि भैया सबसे बेस्ट जो आर्किटेक्चर है वो बनाओ इसके ऊपर। अब आपने देखा होगा प्रोसेसर्स के आगे लगा होता है कोर्टेक्स ए समथिंग, जैसे A55, A75। तो ये जो A75, A55 है ये आर्किटेक्चर के ही अलग अलग टाइप हैं। ए के आगे जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही अच्छा आर्किटेक्चर है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपने YouTube खोलने का कमांड दिया, तो उस कमांड में मतलब जैसे आपने कमांड दिया, स्क्रीन पर टच करा तो वो कमांड आपके प्रोसेसर तक गया। अब उस प्रोसेसर से उस ऐप को खुलने तक में मान लो उस सिग्नल ने 10,000 गेट को खोला और बंद करा, उसके बाद वो ऐप खुला। तो ये एक आर्किटेक्चर है। और अगर हम इसी प्रोसेसर में केवल आर्किटेक्चर चेंज कर दें, मतलब A77 कर दें, तो इसमें उसी प्रोसेस को, मतलब उसी ऐप को खुलने में वो केवल 5,000 गेट से होकर गुजरेगा। तो इससे होगा क्या कि वो प्रोसेस, एक तो कम गेट थे, इस वजह से कम बार उसको खोलना बंद करना पड़ा, इसकी वजह से उसने एनर्जी भी कम ली, तो मतलब बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी। और नंबर 2 वो हुआ भी जल्दी, क्योंकि 5,000 गेट 10,000 से काफ़ी कम है, तो इसीलिए वो जल्दी से खुल भी गया। तो इसीलिए किसी भी प्रोसेसर के लिए ये जो आर्किटेक्चर होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अब आपको गीगाहर्ट्ज़ का पता चल गया, आपको आर्म का पता चल गया। अब हम बात करते हैं ये जो नैनोमीटर की बात होती है, मतलब ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर का है, ये प्रोसेसर 10 नैनोमीटर का है। तो इसका क्या मतलब है? देखो हमारे जितने भी ये प्रोसेसर्स होते हैं इसके अंदर लगा होता है ट्रांजिस्टर्स, इसमें करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अब इन हर एक ट्रांजिस्टर का काम क्या है? वो अपने पास से सिग्नल को पास कराएगा, मतलब वो डिसाइड करेगा कि उस सिग्नल को कितनी देर तक होल्ड करके रखना है, कब उसको आगे भेजना है। तो जितना छोटा हमारा ट्रांजिस्टर होगा, ये जो 7 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर आप सुनते हो ना, ये उस एक ट्रांजिस्टर का साइज है, ये पूरे प्रोसेसर का साइज नहीं है, ये उस एक ट्रांजिस्टर का साइज है 7 नैनोमीटर। तो उस 7 नैनोमीटर मतलब जितना छोटा वो ट्रांजिस्टर होगा उतनी ही जल्दी, नंबर 1 उतनी ही जल्दी वो सिग्नल को पास करेगा, और नंबर 2 उतनी ही कम एनर्जी उसको चाहिए होगी उस सिग्नल को पास कराने में। तो आपको नैनोमीटर के बारे में भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम कोर्स के बारे में। आपने सुना होगा ना कि ये प्रोसेसर डुअल कोर है, ये ऑक्टा कोर है, ये क्वाड कोर है। तो ये कोर्स क्या हैं? तो देखो सिंपली बस इतना समझ लो कि ये जो कोर्स होते हैं ये होते हैं प्रोसेसर के हाथ। मतलब जैसे डुअल कोर तो एक प्रोसेसर के 2 हाथ हैं, क्वाड कोर एक प्रोसेसर के 4 हाथ हैं,
ऑक्टा कोर एक प्रोसेसर के 8 हाथ हैं। तो अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि एक प्रोसेसर के जितने ज्यादा हाथ होंगे, मतलब जितने ज्यादा कोर होंगे, वो उतना ही ज्यादा अच्छा है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लो कि आपको पबजी गेम खेलना है और एक प्रोसेसर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, मतलब उसके 8 हाथ हैं। तो अब इस प्रोसेसर ने क्या करा, अपने सारी पावर, जो उसकी जितनी पावर थी, उसको उन 8 हाथों में डिवाइड कर दिया इक्वली। तो इससे हुआ क्या, अब मान लो कि आपको पबजी चलाना है, तो पबजी चलाने के लिए उस प्रोसेसर को जितनी ज्यादा पावर की जरूरत थी, मतलब उस पबजी को उठाने के लिए जितनी उसके हाथ में पावर होनी चाहिए थी, उसके 8 में से किसी भी हाथ में उतनी पावर है ही नहीं। तो कोई भी कोर उस पबजी को चला ही नहीं पा रहा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ये प्रोसेसर्स होते हैं, उसके जो कोर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि 2 कोर्स तो उसने हाई परफॉर्मेंस के लिए रख दिए, मतलब जैसे हाई इंटेंसिव गेम हो गया, तो इस चीज़ के लिए जो पावर वाले कोर्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं। बाकी जो आपका छोटा मोटा काम है, जैसे पेटीएम करना, ऐप्स को खोलना, या बैकग्राउंड में कोई कॉल वॉल आ रही है उसका नोटिफिकेशन वगैरह देखना, मैनेज करना, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बाकी के बचे हुए छोटे छोटे हाथ कर लेते हैं, जिनके अंदर ताकत कम है, क्योंकि इन सारे चीज़ों को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पबजी जैसा जो हैवी टास्क है उसके लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, इसीलिए कोर्स को अलग अलग पावर वाला बनाया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर एक डुअल कोर वाले से अच्छा हो। हाँ, अगर आपको छोटी नॉर्मली मल्टीटास्किंग करनी है तो वो प्रोसेसर ज़रूर अच्छा है, लेकिन अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला कोर है उसमें कितनी ज़्यादा पावर है। जितनी ज़्यादा उसमें पावर होगी उतना ही अच्छा आपका हाई परफॉर्मेंस गेम वगैरह चलेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को राउंड अप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा है। उसके बाद नैनोमीटर, वो जितना कम होगा वो उतना अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं कोर्स की, तो वो डिपेंड करता है। अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो आप ज़्यादा कोर वाले की तरफ जा सकते हो, जिसकी प्रोसेसिंग जो मतलब क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो भले ही उसके कोर्स कम हो, लेकिन अगर उसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है तो आपको वो क्लॉक स्पीड ज़्यादा वाला प्रोसेसर ही चुनना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की डिटेल वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि पूरा प्रोसेसर शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे काम करता है और आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी प्रोसेसर के बारे में पढ़ रहे हो। तो और आपने जो ये प्रोसेसर के आगे कायरो शब्द सुना होगा, कायरो 475 ऐसे करके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोर्स के ही नाम है। जो क्वालकॉम होती है वो अपने कोर्स के नाम दे रखे हैं इसने। मुझे उम्मीद है आपको आज का ज्ञान काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करो आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा और हम इस चैनल पर और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके ये सारी चीज़ें ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।